जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को। देखिए प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √3, √2, √5, √7 ये सभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी में से एक दे दिया है, क्या दिया है, √5। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है, करके बताना है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए √5 को जब आप लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बता देंगे तो उसी के अनुसार √3 का होगा, √2 का होगा, √7 का होगा। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं। आइए अब इसको हल करते हैं। हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहा है √5, √3, √2, इसको क्या करना है, उल्टा मान लेना है। क्या मानना है, माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो उसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो √5 परिमेय है, हम मान लिए हैं थोड़ी देर के लिए, क्या माने हैं, गलती माने हैं। √5 क्या है, परिमेय है। तो कोई भी संख्या जो होती है, परिमेय संख्या होती है, उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 जो है P/Q के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ये इधर कोष्ठ में हम लोग लिखेंगे। देखिए √5 जो है परिमेय संख्या है, माने हैं हम लोग परिमेय संख्या, तो इसको P/Q के रूप में लिख देते हैं। P/Q यहाँ क्या लिख दिए कोष्ठ में, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए 3 है ना और ये 5 है ना, तो बताइए 3 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 को 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 गुना 1 लिखेंगे। तो इन दोनों के गुणनखंड में हम क्या देखें, एक दोनों में है, तो इसी को कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो 3 और 5 में हम बोलेंगे कि क्या है, तो 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक संख्या और लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं 6। अभी 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। 2 3 6 और 6 एकम 6। तो इसमें क्या क्या गुणनखंड है, इसमें 2 है, 2 है, इसमें 1 है, 1 है। तो हम बोलेंगे कि 2/6 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है, तो इसमें एगो 1 भी है एंड 2 भी है। 1 और 2 गो उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
लेकिन हम मान के चलते हैं कि P और Q में क्या है, एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। काट कूट कर देखिए ना, इसी को 2 एकम 2 आ 2 3 6 काट के छोटा कर दिए 1/3। तो बताइए 1/3 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो एगो एक है बस, उसके अलावा कोई नहीं है। यही बात लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है, क्योंकि एगो समझ जाइएगा तो उसी तरह से √3 √5 √2 को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए √5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, अपने मन से 1 रख देंगे। क्यों रखे हैं? तिरछा तिरछी गुना करने के लिए। √5 में Q से गुना करेंगे तो क्या होगा, √5 × Q बराबर में क्या होगा, P में 1 से गुना करेंगे तो P हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, तो जब इधर भी स्क्वायर करेंगे √5 × Q का स्क्वायर, इधर क्या है P है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 5√Q आएगा, सॉरी 5Q स्क्वायर आएगा। √5 गुना √5 2 बार लिखेंगे, √5 गुना √5, तो ये मिल के एगो 5 आ जाएगा रूट से बाहर। इसी के साथ Q भी तो गुना में चल रहा है ना 2 बार, तो Q में Q से गुना करेंगे तो Q स्क्वायर, P का स्क्वायर करेंगे मैंने P को गुणन वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझते हैं। अब यहाँ देखिए 5 जो है Q स्क्वायर के साथ क्या है, गुणा में है, तो Q स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं। अब P स्क्वायर बटा 5 इधर गुणा में था, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, कौन चीज़ में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को भाग दे रहा है। 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को भाग दे रहा है। जैसे यहाँ लिखे हैं 6, यहाँ लिखे हैं 3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 से 3 भाग दे रहा है 6 को, 3 भाग दे रहा है किसको, 6 को, तभी ना 3 एकम 3 है, 3 गुना 6 हम लोग काटते हैं 8। इधर लिखे हैं मान लो कि 2, तो 2 चौके 8, यानी 2 से भाग दिए तो 8 कट गया, 5 से भाग दिए तो P स्क्वायर। तो हम मान के चलते हैं क्या, एक मिनट, हम क्या समझाना चाहते थे, देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, भाग दे रहा है, तो लिखेंगे कि 5P स्क्वायर को, चूँकि 5P स्क्वायर को विभाजित करता है, चूँकि 5, P स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक। जब 5P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो नंबर जो है उस संख्या को भी विभाजित करेगी। यानी 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5P को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब एक अंक लेकर हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर है 2 जो है 16 को विभाजित करता है, तो 16 किसका वर्ग है, 16 4 चौका 16 होता है, 4 का वर्ग है ना, 4 का वर्ग है ना, तो 2 जब 16 को विभाजित करता है तो 2 जो है ये 4 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 4 को विभाजित करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, और यहाँ मान लेते हैं 81 है। 81 किसका वर्ग है, तो 81 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग है ना, तो देखिए 81 जो है 3 जो है 81 को विभाजित कर देता है 27 मर्त में, तो ये 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो 3 जो है 9 को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से है 5P स्क्वायर, यानी कोई यहाँ पर संख्या आएगा, P को गुणनखंड स्क्वायर निकालेंगे तो आ रहा है, इसको विभाजित करता है तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इसी के स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं तो इसको विभाजित कर रहा है।
अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। चूँकि 5p² को विभाजित करता है, 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा। इतना बात समझ लिए आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए। अच्छा, 5p को भी विभाजित, एक मिनट देखिए, 5p को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ। हम कहते हैं कि 2 जो है 4 को विभाजित करता है, ठीक। 2 जो है 6 को विभाजित करता है, 2 जो है 8 को भी विभाजित करता है, 2 जो है 10 को विभाजित करता है। तो 2 किसको विभाजित करता है, 4, 6, 8, 10, ठीक। अब जिसको 2 विभाजित कर रहा है ना, उसमें पक्का 2 होगा। पक्का क्या होगा, 2 होगा। जैसे 2 गुना 2, देखो एगो 2 मिल गया कि नहीं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, देखो 2 मिल गया कि नहीं। 2 और एक संख्या मिला कि नहीं। 8 को 2 जो है 8 को विभाजित करता है ना, तो 2 चौके 8, यानी देखो 2 और कोई ना कोई एक संख्या आया गुणनफल में। 2 10 को विभाजित करता है ना, यानी 2 गुना में ज़रूर मिलेगा, 2 गुना 5। उसी तरह से अभी 2 वाला समझाया। अब मान लेते हैं कि एक संख्या हम 5 लेकर समझाते हैं। 5 जो है 5 को विभाजित करता है, मान ले, छोड़ो 5 को, 10 को विभाजित करता है। 5 जो है 15 को विभाजित करता है। 5 10 को विभाजित करता है ना, तो 5 जरूर गुना में आएगा। 5 गुना 2, 5 दूना 10 होता है, आ गया कि नहीं। 5 15 को विभाजित करता है, यानी 5 गुना 3 आया कि नहीं। 5 गुना में आया कि नहीं। 5 25 को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना 5, यानी एगो 5 एगो संख्या आया कि नहीं। 5 30 को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या होगा, 5 छक्का 30, एगो 5 एगो संख्या आया कि नहीं। उसी तरह से हम कहते हैं कि 5 p को भी विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना में आएगा और यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर आएगा, n मतलब नंबर आएगा, ठीक। देखिए 5 10 को विभाजित कर रहा है, तो 5 गुना कोई संख्या। 5 15 को विभाजित कर ले, 5 गुना कोई संख्या है 3। 5 25 को विभाजित कर रहा है, तो 5 गुना कोई संख्या है। 5 30 को विभाजित कर रहा है, 5 गुना 6 लिखे हैं, यानी 5 गुना कोई ना कोई संख्या है। 5 p को भी विभाजित करता है, तो 5 गुना कोई ना कोई नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसी बात को तो हमें मानना है, ध्यान देना। इतना करने के बाद सबसे पहली बात तो ये करना है, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि √5 परिमेय संख्या है। तो जब भी कोई संख्या परिमेय होती है तो उसे p/q के रूप में हम लिख देते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं कि यही परिमेय संख्या का पहचान है। तो p और q में यहाँ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हम मान के चलते हैं। अब इसको तिरछा तिरछी गुना किए तो ये हमें मिला, उसके बाद दोनों तरफ बर किए, रूट हट गया। इसको हम लोग समीकरण हल थोड़ा सा किए तो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। यहाँ से हम देखें कि बाटा में 5 आ गया, यानी 5 जो है p² को विभाजित करता है। चूँकि 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, ये नियम है। इसी तरह से √2 होता, √3 होता तो यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पर 3 आ जाता, ठीक है ना। इतना तक आप लोग कर लिए। तो देखिए ना, इसलिए 5p को भी विभाजित करता है। तो p कौन सा संख्या हो सकता है, तो p वही संख्या हो सकता है जिसमें 5 गुना के रूप में होगा, कोई ना कोई संख्या होगा। देखिए 5p को विभाजित करता है तो 5 गुना कोई ना कोई संख्या होगा। तो यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, यहीं पर क्या लिखेंगे, माना p बराबर 5n। 5 गुना n का मतलब क्या हुआ, 5n। माना p बराबर 5n है, जहाँ
जहाँ n कोई पूर्णांक है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, बस क्या समझाना था, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बस वही समझाना था हमें। देखिए माना p बराबर 5n है, जहाँ n का है कोई पूर्णांक, मतलब कोई पूरा अंक है। पूर्णांक आप लोग समझते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकती है, निगेटिव नंबर भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो समीकरण 1 से अब p का मान, p बराबर 5n है, तो p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्या मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर चल रहा है ना, क्यू स्क्वायर चल रहा है ना, बराबर है तो बराबर दे दिए, और पी स्क्वायर है तो पी के स्थान पर क्या रखना है, 5n, पी के स्थान पर रखना है 5n, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि पी का स्क्वायर है, और नीचे क्या है 5 है, तो लिख देंगे 5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5n गुना 5n मिलेगा, अच्छा है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5 5 25n स्क्वायर, अब बटा में क्या चल रहा है 5, अब 25 जो है 5 के पहाड़ा से 5 मर्त में ख़त्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिला 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर मिला। अब देखिए क्यू स्क्वायर इधर है और इधर क्या है बराबर में 5n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को इधर रखते हैं, 5 इधर दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n स्क्वायर। ठीक, इसी बात को थोड़ा सा सीधा करके लिखें हम, तो इसी बात को देखिए n स्क्वायर बराबर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटा 5, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं n स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अच्छा है, ये बात ना लिखकर डायरेक्ट आप ये लिखिए, क्या लिखना है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर आया था पी स्क्वायर बटा 5, यहाँ बराबर क्या आ गया, एन स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखे थे 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी क्यू को भी विभाजित करेगा, यहाँ लिखेंगे चूँकि फिर से वही बात लिखेंगे, ये वाला 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वही बात हुआ 5 किसी संख्या को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 एगो गुना में है और कोई ना कोई संख्या है। तो देखिए इसका मतलब हम क्या समझे, 5 पी को विभाजित कर रहा है, अब 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 गुना में और कोई ना कोई संख्या है। अब यहाँ से हम लोग देख लिए कि 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 गुणनफल में है, कोई ना कोई संख्या है, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या यहाँ पर लिखे थे कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ हम सिद्ध कर दिए कि P और Q में एक के अलावा कम से कम एगो 5, कम ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम हम एगो सिद्ध कर दिए कि एक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर है। तो लिखेंगे, इसी बात को लिखेंगे, अतः P और Q में कम से कम
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। लेकिन हम लोग क्या माने थे? हम लोग देखे थे कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम √5 को गलत माने हैं, हम गलत कल्पना किए हैं। √5 को हम परिमेय संख्या मान लिया है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। लेकिन यहाँ देखे थे कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यह हमारी मान्यता गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? बस एक दो बार इसको आप लोग अपने से बनाइएगा ना तो और क्लियर होगा। ये इस तरह जब भी पूछेगा √5 पूछ सकता है, √3 पूछ सकता है, √2 पूछेगा। बस यही प्रोसेस लिखना है हर क्वेश्चन में। √5 पूछेगा तब भी, √2 पूछेगा तब भी, √3 पूछेगा तब भी। क्या लिखना है? तो सबसे पहले तो वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो इसको परिमेय मान लेना है, उल्टा मानना है। तो जब कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख दिए। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, बस यही कि पी और क्यू में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, इतना करने आप लोगों को आता है। उसके बाद रूट हटाने के लिए दोनों तरफ बर करेंगे, यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इसी को देकर लिख देना है कि 5 क्या कर रहा है? P² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 5 P² को विभाजित करता है इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। हम ये भी जान लिए, अभी समझा दिए आप लोगों को संख्या के माध्यम से कि 5 P को विभाजित करेगा। तो P का रूप कैसा होगा? P का रूप ऐसा होगा कि 5 गुना में आएगा, उसके गुणनफल में एगो कोई संख्या आ सकता है। तो 5 गुना कोई संख्या, तो उसी बात को हम मान लिए कि P बराबर 5 गुना n, 5n, जहाँ n का है कोई पूर्णांक है। तो समीकरण 1 में P का मान रखने पर हमें क्या मिला? समीकरण 1 में P का मान रख दिए हम लोग, और उसके बाद थोड़ा सा हल किए तो यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर देखिए 5n² था तो हम n² का मान निकाल दिए तो इधर चला गया Q² के नीचे। फिर से वही बात लिख दिए कि चूँकि 5 Q² को विभाजित करता है इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। हम लोग यहाँ पर माने थे कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह हम देख लिए कि 5 P को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब P में भी 5 है, 5 Q को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब Q में भी 5 है।
तो P और Q में एक के अलावा कम से कम एक उभयनिष्ठ हमको मिल गया क्या, 5। यही लिखें, अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम कह रहे हैं कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और कोई कह रहा है कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो दोनों आदमी एक ही बात नहीं बोल रहा है। हमारा बात उनके बात का विरोध कर रहा है और उनके बात हमारे बात का विरोध कर रहा है। वही बात लिखा गया है कि जो इस तथ्य का विरोध करता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कौन विरोध करता है, हाई वाला बात। अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बस यही चीज़ लिखना है। अतः हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों सब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम गलत मान लिए हैं, तो इसी तरह से सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। जय हिंद।